हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टिस एसएसटी क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 2 फेडरलिज्म। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बट इंडिया के अंदर फेडरलिज्म प्रैक्टिस कैसे किया गया ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे वेज में इंडिया में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस किया गया। हम लोगों को इसमें 3 टाइप्स ऑफ वेज पढ़ने हैं: लिंग्विस्टिक स्टेट्स, लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। ये तीनों हम लोग इस वीडियो में कवर अप करेंगे। फर्स्ट वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, स्टेट्स व्हिच क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज। वैसा स्टेट जो उसके जैसे मान लीजिए मराठा है, महाराष्ट्र है, तो वहाँ पे मराठी लैंग्वेज बोला जाता है। तो कोई एक एरिया है जहाँ पे सिर्फ मराठी लैंग्वेज बोला जाता था, तो उसको महाराष्ट्र के नाम से डिक्लेयर कर दिया गया। तो सारे स्टेट के अपने अपने लैंग्वेज के हिसाब से उन लोगों का फॉर्मेशन हुआ। ये एक पीरियड ऑफ टाइम तक हुआ था, इंडिपेंडेंस के बाद ये स्टार्ट हुआ था, और 1947 से लेके टिल प्रेजेंट टाइम इन इतने समय लग गए थे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट है जो छोटे छोटे स्टेट्स अभी भी फॉर्म होता है, पिछले साल तक भी हुआ था, जैसे लद्दाख वगैरह जो है। सो ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे कि अब बस इसके बाद नहीं होगा, इसके बाद भी कुछ हो सकता है, बट स्टार्ट कब से हुआ था? 1947 से। और ये बहुत ही मेजर वे होता है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि इंडिया में फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज द फर्स्ट एंड द मेजर वे। इवोल्यूशन इसका कब से कब तक हुआ था? 1947 टू प्रेजेंट, अभी तक है। क्लियर? उसके बाद जब स्टेट का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, बहुत सारे स्टेट क्या बोले कि हमको इंडिपेंडेंट कंट्री बना दीजिए, बट ये तो संभव नहीं था, क्योंकि हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो ये नहीं चाहते थे कि हमारा कंट्री यूनाइट ना रहे, हमारा कंट्री डिसइंटीग्रेट हो जाए। तो जब ये डिसीजन स्टार्ट हुआ, जब इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ कि हम लोग लैंग्वेज के आधार पे सारे स्टेट्स को डिवाइड करेंगे, उसका बाउंड्री बना देंगे, तो जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे वो डर गए। वो सोचें कि अगर ऐसा होगा तो कहीं हमारा कंट्री यानी कि इंडिया डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, यानी कि उसकी जो यूनिटी है वो टूट ना जाए, वो बिखर ना जाए। इसके वजह से क्या होगा? हमारी यूनिटी ही खराब हो जाएगी, सारा कंट्री मतलब तितर बितर होके रह जाएगा। तो वो लोग इस वजह से डर गए थे। उसके बाद क्या हुआ? सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कुछ समय के लिए रुक गए। जब ये सारा कहानी हुआ कि नेशनल लीडर्स डर गए हैं, फिर इसके ऊपर और डिसीजन चला कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उस वक्त चूंकि सारा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था। क्लियर? वही स्टेट्स को पावर देती है इंडिया में, वही स्टेट्स को पावर देती है, और जो लैंग्वेज के आधार पे बांटना था, डिस्ट्रीब्यूट करना था, वो सारे भी किसके हाथ में थे? वो सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे। तो जब नेशनलिस्ट लीडर्स जो हैं वो जब डर गए, तो सेंट्रल पावर जो वो कुछ समय के लिए रुक गई। उसके बाद 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन लागू किया गया, और उस कमीशन के आधार पे फिर हम लोग स्टेट को उसके लैंग्वेज के आधार पे डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर दिए। और उसके बाद जब ये स्टेट डिस्ट्रीब्यूट होने लगा, इसके ऊपर बहुत सारा डिस्कशन चला, तो क्या हुआ कि ये जो एक्सपीरियंस था, ये जो एक्सपेरिमेंट था, ये बहुत अच्छा माना गया। बोला गया कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारी कंट्री को और यूनाइट रखेगा। क्यों यूनाइट रखेगा? क्योंकि अगर मान लिया सेंट्रल गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पावर्स, बट जब कोई भी अगर इलेक्शन होता है या फिर कुछ भी हो, अगर पूरी कंट्री एकजुट होकर उसका सामना करे, उसके ऊपर डिस्कशन करे, उसका कंक्लूजन निकाले, तो क्या होगा? सारे स्टेट्स के अपने अपने आइडियोलॉजी होंगे, सब अपने अपने आइडियोलॉजी को रखेंगे, सारे स्टेट्स अपने स्टेट्स के प्रॉब्लम्स को भी बताएंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी वहाँ पे इजी हो गया। क्यों? क्योंकि अपने स्टेट में अगर हम लोग मान लीजिए बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में क्या, जो भी इलेक्शन या फिर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, वो उसका जो भी मेन एक ऑफिशियल लैंग्वेज होगा बिहार का, वो उसके आधार पर हम लोग कर सकते हैं, फिर लैंग्वेज जो वो मिक्स नहीं होगा।
तो इसीलिए क्या माना गया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स यानी कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स बनाना बहुत ही अच्छा माना गया, क्योंकि इससे हमारा कंट्री और ज़्यादा यूनाइट होगा, इससे हमारा कंट्री डिसइंटीग्रेट नहीं होगा, इससे हमारा कंट्री यूनाइट होगा। तो ये था लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब हम लोगों ने देखा कि किस तरह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स हम लोगों ने डिस्कस किया। सेकेंड वे क्या है जिससे हम लोग ये पता लगाएं कि फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस हुआ इंडिया में, वो है लैंग्वेज पॉलिसी। अब लैंग्वेज पॉलिसी हम लोग सब बोलते हैं क्या, हिंदी। हिंदी एक नेशनल लैंग्वेज है, नहीं, हिंदी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हिंदी हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इट इज ऑफिशियल लैंग्वेज। इनफैक्ट किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि अगर हिंदी को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाए, पूरे इंडिया में हिंदी 48% लोगों को ही आती है, मीन्स मेजॉरिटी जो हिंदी जो है वो ज़्यादा है, 48% क्लियर। तो क्या होगा कि सारे स्टेट्स के लोग बोलेंगे कि नहीं, हिंदी नहीं, हमारे लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कीजिए। इसीलिए इंडिया में कोई भी लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज नहीं डिक्लेयर किया गया है। हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है और सिर्फ एक स्टेट्स का ही, जैसे कि बहुत सारे स्टेट्स हम लोगों ने पढ़े कि बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज के आधार पे फॉर्म हुए, जो न्यू स्टेट्स थे, नागालैंड, मिजोरम, ये सारे वगैरह भी जो है वो बहुत लेट से जाके फॉर्म हुए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। और हिंदी के अलावा भी तो 21 अदर लैंग्वेज हैं हमारे कंट्री में। हिंदी के अलावा भी बहुत सारे लैंग्वेज हैं और हर स्टेट का जो अपना एक मेन लैंग्वेज होता है। जैसे महाराष्ट्र में मराठी सबसे ज़्यादा बोला जाता है, फिर केरल में जो भी है कि मदुरई, तमिलनाडु में मदुरई भाषा जो बोला जाता है, ये सब। फिर बिहार में बिहारी, वेस्ट बंगाल में बंगाली सबसे ज़्यादा बोला जाता है। तो इन सारे जो लैंग्वेज है, इनके आधार पे हर स्टेट का अपना एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया। क्लियर? अब स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, जो मैंने भी बोला कि हर स्टेट का अपना एक अलग लैंग्वेज हो और किसी भी सिटीजन के ऊपर ये प्रेशर नहीं दिया गया है कि आपको यही लैंग्वेज बोलना है। वो सारे सिटीजन के ऊपर आधारित है। वो जैसे अगर हम हैं, अगर मुझे जिस लैंग्वेज में मैं अपने आप को कंफर्टेबल रखती हूँ, मैं वो लैंग्वेज बोल सकती हूँ। मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि अगर मुझे बंगाली नहीं आती है और अगर मैं वेस्ट बंगाल में चली गई तो मुझे बंगाली में ही बात करना होगा। दिस इज नॉट नेसेसरी। तो क्या हुआ, अगर अब हम लोग चले जाए वेस्ट बंगाल में या फिर तमिलनाडु में, वहाँ के जो पीपल हैं वो तो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे और ना वहाँ के लोग हमारे लैंग्वेज को समझ पाएंगे। इसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, क्योंकि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड और पूरी इंडिया में यानी कि पूरी कंट्री में इंग्लिश सब समझते हैं, तो इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया था। बट 1965 में इसको एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है, ज़रूरी तो नहीं है कि सबको इंग्लिश आती हो। अगर हम लोग बिहार की बात करें, बिहार में जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है तो वो बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज यानी कि बिहार की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? हिंदी। वो सारा मैक्सिमम वर्क हिंदी में होगा। क्लियर? तो उसके बाद क्या हुआ कि हिंदी और इंग्लिश के बीच में डिबेट होना शुरू हुआ कि आखिर क्या, या तो आप हिंदी रखिए या तो आप इंग्लिश रखिए। क्लियर? तो इंग्लिश को तो हम लोगों ने हटा दिया, बट ये बोला गया कि ठीक है, हम लोग इंग्लिश का प्रमोशन करेंगे। उसका प्रमोशन अभी भी जारी है, आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग हिंदी को एकदम भूल जाएंगे, हम लोग हिंदी को एकदम ख़त्म कर देंगे। ठीक है, इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज भी नहीं रखा जा सकता है, ना ही वो नेशनल लैंग्वेज रखा जा सकता है क्योंकि सबको नहीं आता है। बट इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग अब एक कम्युनिटी से दूसरे कम्युनिटी के बीच में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उसको भी इंग्लिश आती है, मुझे भी इंग्लिश आती है, तो कम्युनिकेट करना इजी हो जाएगा क्योंकि उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, मेरी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो तो डिफरेंट है बिकॉज ऑफ स्टेट। इसलिए इंग्लिश को ऐसा माना गया कि ठीक है, हम लोग इंग्लिश का प्रमोशन करेंगे
but it doesn't mean the imposition of Hindi. प्रमोशन का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते हैं, यानी कि हिंदी को और अच्छे से बढ़ाएंगे, बट इम्पोजिशन हम लोग उसको हिंदी को इम्पोजिट नहीं करेंगे, यानी कि उसको खत्म नहीं करेंगे। हिंदी भी जानना जरूरी है और इंग्लिश भी जानना जरूरी है, और जिस भी स्टेट में आप रहते हैं उसका ऑफिशियल लैंग्वेज वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उस स्टेट का कोई एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है या फिर कोई भी लोकल वर्क होता है तो उसमें आपको अपने स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज ही काम आएगा, फिर वहाँ पे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज काम नहीं आएगा। सो इस तरह से लैंग्वेज पॉलिसी बनाई गई कि किस तरह से हम लोगों का जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और जो हम लोग बार बार बोलते हैं हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इज आवर नेशनल लैंग्वेज। मैं फिर से बोल रही हूँ, हिंदी इज नॉट आवर नेशनल लैंग्वेज, हिंदी इज ओनली आवर ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये था लैंग्वेज पॉलिसी। नाउ द लास्ट फॉर्म इज सेंटर स्टेट रिलेशन। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों के बीच का रिलेशन कैसा था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अब इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स वर्क ऑन हाउ द रूलिंग पार्टी फॉलो इट। हम लोग पावर को शेयर करते हैं, बट ये कैसे माना जाएगा कि ये जो भी स्टेट को हम लोग पावर शेयर किए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट करे चाहे कोई भी करे, तो ये कैसे माना जाएगा कि वो स्टेट अपना काम अच्छे से कर रही है। पावर शेयरिंग का जो भी रूल्स जो भी लॉज बनाए गए, अगर वो पार्टी उस रूल को फॉलो कर रही है तो ठीक है, वो अपना फंक्शन अपना काम अपना वर्क अच्छे से कर रही है। क्लियर? पहले क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे यानी कि पूरी कंट्री पे सिर्फ एक पार्टी का डोमिनेंस था। अगर हम लोग अर्ली टाइम पीरियड की बात करें, 1885 में कांग्रेस पार्टी फाउंड हुई थी। उस समय से जितने भी इलेक्शंस होते गए तो कांग्रेस पार्टी मेजॉरिटी सीट्स पाते गई लोकसभा इलेक्शन में, और उसी के डोमिनेंस चलते रहा गए। तो क्या हुआ, वन पार्टी डोमिनेंस। जब एक पार्टी डोमिनेंस करेगी तो फेडरलिज्म को तो वो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर देगी। तो क्या था, कोई भी एक पार्टी अगर पूरी कंट्री में एक पार्टी डोमिनेंस करे तो वो फेडरलिज्म उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे भी वही पार्टी है और स्टेट लेवल पे भी वही पार्टी है। बट अब ऐसा नहीं है, अब सारे स्टेट्स के अपने अपने भी कुछ अधिकार होते हैं। उसके वजह से क्या हुआ कि ठीक है, जब एक पार्टी डोमिनेंस करेगी तो उस वक्त फेडरलिज्म हम लोग नहीं मानेंगे, जैसे अर्ली टाइम पीरियड में हम लोगों ने देखा था। बट जब बहुत सारी पार्टियां आई तो क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए। अब क्या होगा, अगर एक पार्टी रूल ओवर करेगी तो पूरी कंट्री में एक ही पार्टी है, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, तो जो भी गवर्नमेंट है, जो भी हमारा सिस्टम है वो बहुत ही स्मूथली चलेगा, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? क्योंकि किसी भी पार्टी का अपना एक खुद का आइडियोलॉजी होता है, वो उसी के आइडियोलॉजी पे वर्क करती है, उसी के आइडियोलॉजी पे अपना जो भी काम है उसको कंप्लीट करती है। तो पहले क्या था, जैसे कांग्रेस थी पहले, तो कांग्रेस पूरे कंट्री में थी, उसका एक अपना आइडियोलॉजी था, तो वो अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से पूरी कंट्री में उसी तरह से रूल ओवर कर रही थी। तो क्या होगा, जब पूरी कंट्री के गवर्नमेंट का आइडियोलॉजी सेम हो जाएगा तो सब एक ही तरह से काम करेगा, तो कोई भी कन्फ्लिक्शंस नहीं होंगे, कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं क्रिएट होंगी। बट क्या हुआ कि जब वेरियस पार्टीज डिफरेंट पार्टीज जब आई तो कन्फ्लिक्ट्स शुरू हो गए। जाहिर सी बात है कन्फ्लिक्ट्स होंगे भी। क्यों? क्योंकि जब वैरायटीज ऑफ पार्टीज आ जाएंगी कंट्री में तो सारी पार्टीज की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होगी, और सारी पार्टी यही चाहेगी कि मेरी आइडियोलॉजी के आधार पे ये काम हो, तो कन्फ्लिक्शंस होने ही होने हैं। बट क्या हुआ कि जब ये सारे हुए तो ये जो भी सिस्टम है कि वो फेडरलिज्म को नेग्लेक्ट कर दिया गया या फिर कन्फ्लिक्ट हुए डिफरेंट पार्टीज को आने से, ये सारे जो है वो 1990 में चेंज हो गए। एंड 1990 was also the period, also the era of coalition government. अब what do you mean by coalition government? coalition government यानी कि
एक ऐसी पार्टी जिसमें बहुत सारी पार्टी अपने आप को मिली, अगर किसी एक पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं प्राप्त हुई तो क्या होगा, जितने भी मेजर इलेक्टेड बॉडी, जितने भी मेजर इलेक्टेड पार्टीज थे वो उस पार्टी मतलब यानी ये सारे कुछ जिसको मन किया वो क्या हुए कि मान लिया कि हम पार्टी ए की बात करें और टोटल 5 पार्टी लोकसभा इलेक्शन में खड़ी हुई, ठीक है, ए बी सी डी एंड ई। मान लिया कि बी को मेजॉरिटी ऑफ सीट्स नहीं मिली लोकसभा इलेक्शन में, तो क्या होगा, सी डी ई क्या होगा, इसके साथ मिल जाएगा इसके सीट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये जो इतने सारे पार्टी मिल गए तो ये हो गया कोलिशन गवर्नमेंट। और कोई एक पार्टी नहीं भी मिलेगा वो अपोजिशन पार्टी का काम करेगा, और अपोजिशन पार्टी का काम करना भी बहुत मायने रखता है। अपोजिशन पार्टी भी होनी जरूरी है, ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पार्टी नहीं होगा तो ज्यादा अच्छा होगा। अपोजिशन पार्टी भी होना जरूरी है क्योंकि वो ये देखता है कि जो रूलिंग पार्टी है, जो विनर पार्टी है, वो अपना जो भी पावर है उसके हाथ में वो उसका मिसयूज तो नहीं कर रहा है, इसलिए अपोजिशन पार्टी भी होना जरूरी है। तो कोलिशन गवर्नमेंट आप लोगों को समझ में आ गया। अब 1990 में कोलिशन गवर्नमेंट हुआ, उसके बाद से ये बोला गया, उसके बाद से कन्फ्लिक्शंस जो भी कन्फ्लिक्ट आई थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुई। क्यों? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट में बहुत सारी वैराइटीज ऑफ पार्टी जब इंक्लूड हुई तो उससे क्या होगा, न्यू कल्चर डेवलप होगा, यानी कि जो भी पार्टी है वो अपने स्टेट का या फिर उस कम्युनिटी का जो भी प्रॉब्लम है, वो जो भी एक मेजर लीडर है, जो भी एक मेजर पार्टी है, जैसे बी में ये सारे इंक्लूड हुए, तो बी पार्टी वालों को ये सारे अपने प्रॉब्लम्स, अपने लोकलाइट्स के प्रॉब्लम्स या फिर जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे लोकल लेवल पे या फिर इन लोगों के स्टेट में, तो वो क्या होगा, अच्छे से क्रिएट होगा। इसके वजह से क्या होगा, किसी भी स्टेट में किसी भी लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा और हम लोग पावर्स को इन सबके बीच में शेयर कर देंगे। इसके वजह से क्या होगा, जितने भी पावर है, पूरी कंट्री को चलाना एक आम बात नहीं है, तो जितने भी पावर है वो बस जो भी इस पार्टी का लीडर होगा उसके ऊपर पूरा प्रेशर ना पड़ जाए, उसके ऊपर पूरा प्रेशर पड़ जाएगा तो क्या होगा, वो डगमगाएगा ही। अगर जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी आप लोगों को समझाया था कि स्कूल का एग्जांपल लेके एक ही टीचर के ऊपर पूरा प्रेशर नहीं आना चाहिए, तो क्या होता है कि इन सब के बीच में पावर को शेयर कर दिया जाता है। इसका डिटेल हम लोगों ने पावर शेयरिंग में ऑलरेडी कर चुका है। तो चलिए, न्यू कल्चर डेवलप होगा ड्यू टू पावर शेयरिंग। सारे अपने अपने आइडियोलॉजीज को रखेंगे, सारे अपने अपने प्रॉब्लम्स को रखेंगे, इससे सबका भला होगा, तो अच्छी बात है, सबका भला होना चाहिए। ड्यू टू दिस फेडरल पावर शेयरिंग इज मोर इफेक्टिव टुडे देन अर्ली टाइम्स। अब इन सारे की वजह से क्या हुआ, डिफरेंट पार्टीज आई, कोलिशन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ 1990 में। 1990 से कोलिशन गवर्नमेंट का पीरियड शुरू हुआ, वहां से अभी तक कोलिशन गवर्नमेंट बनते हैं। तो अब इसकी वजह से न्यू कल्चर डेवलप्ड होंगे, न्यू आइडियोलॉजीज आएंगे, ये सब एक अच्छा चीज माना गया और ये बोला गया कि अब एट प्रेजेंट जो फेडरल सिस्टम है हमारी कंट्री में वो बहुत ही अच्छा माना जाता है विथ रिस्पेक्ट टू अर्लियर टाइम्स। क्यों? क्योंकि अर्ली टाइम्स में जो था, तो अर्ली टाइम्स में क्या था, वन पार्टी डोमिनेंस था। तो वन पार्टी डोमिनेंस में बिना कन्फ्लिक्शंस के कंट्री तो चल सकती है, बट सबके आइडियोलॉजी, हर सिटीजन के आइडियोलॉजी को एक अच्छा वन पार्टी डोमिनेंस अच्छा क्यों नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो दूसरे के ऊपर कंट्रोल कर रहा है, वो दूसरे के ऊपर अपना डोमिनेंस दिखा रहा है, अपना सुप्रीमेसी दिखा रहा है। एक और चीज, अगर वन पार्टी डोमिनेंस होते जैसा कांग्रेस था तो वो दिक्कत क्यों आया, क्योंकि सारा प्रेशर कांग्रेस के ऊपर था, उसके पास कोई और पार्टी नहीं थी कि वो अपनी आइडियोलॉजी को बांट सके या फिर वो अपना पावर शेयर कर सके। जितना भी पावर था वो सेंट्रल लेवल पे था, स्टेट लेवल पे कुछ नहीं था। तो सेंट्रल और स्टेट रिलेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि पहले क्या था, सेंट्रल लेवल पे जितने भी लोग थे वो स्टेट को पावर नहीं देते थे, वो अपना सुप्रीमेसी दिखाना चाहते थे, बट इससे स्मूथली रन होता है कंट्री, बट दिक्कत होती है क्योंकि सारा प्रेशर उन्हीं के ऊपर था। बट अब क्या है, एट प्रेजेंट सिचुएशन सेंटर और स्टेट का रिलेशन बहुत अच्छा है क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो भी इंसान है वो अपने पावर्स को हर स्टेट्स में अकॉर्डिंग टू देयर नीड पावर को शेयर करते हैं, जिसके वजह से
हमारी कंट्री के हर एक सिटीजन को फायदा होता है, सबकी आइडियोलॉजी एक साथ होती है, न्यू कल्चर डेवलप होते हैं और इसी के साथ हम लोग अच्छे से हमारी कंट्री में रह सकते हैं। तो ये था हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। फेडरलिज्म हमारी कंट्री में प्रैक्टिस कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। क्लियर? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। क्लियर? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, तो आप लोग वहां से उसे निकाल सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।